ये हमारी जुवेनाइल जस्टिस की थर्ड पार्ट है। इसमें हम जो एपीओ की जो सीरीज चल रही है उसमें ये जुवेनाइल जस्टिस को लेकर थर्ड पार्ट है। आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 के बारे में, जिसमें प्रोसीजर बता रखा है। जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉज होते हैं, बच्चे जो चाइल्ड होते हैं कन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनके बारे में प्रोसीजर दे रखा है कि उनको किस तरीके से डील किया जाएगा। उनको अगर बेल दी जाएगी तो कौन से प्रोविजन में दी जाएगी, ठीक है। उनको रिलीज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा उनको, और इंक्वायरी किस तरीके से की जाएगी। इस तरीके से हम इसमें डील करेंगे। प्रोसीजर क्या दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमारे आज ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी पूरी। इसमें हमारे सेक्शन 10 से लेके 26 तक के प्रोविजंस दे रखे हैं, ठीक है। देखो सेक्शन 10 क्या बोलता है। एप्रीहेंशन ऑफ द चाइल्ड अलेज्ड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। एप्रीहेंशन दे रखा है उस बच्चे का जिसके ऊपर अलेज्ड किया गया उसको कि वो कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, ठीक है। उसका एप्रीहेंशन किस तरीके से किया जाएगा, उसको किस तरीके से पकड़ा जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा या स्पेशल जो जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स होती है उनके द्वारा। तो एज सुन एज अ चाइल्ड alleged to be in conflict with law is apprehended by a police officer, जिस मतलब जैसे उसको पकड़ा जाता है तो such child shall be placed under the charge of the special juvenile police unit। तो पुलिस ऑफिसर जिस तरीके से उसको पकड़ते हैं वैसे ही क्या करेंगे, उसको इमीडिएटली क्या करेंगे, उसको प्लेस्ड कर देंगे इनटू अंडर द चार्ज ऑफ द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास में, या फिर जो भी डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, उनके पास में उनको प्लेस कर दिया जाएगा, उनके पास उनको भेज दिया जाएगा। Who shall produce the child before the board without any loss of time but within the period of 24 hours, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो भी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या फिर जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये क्या करेंगे, इमीडिएटली उस बच्चे को क्या करेंगे 24 आवर्स के टाइम पे, विद इन द 24 आवर्स में उसको बच्चे को बोर्ड के सामने पेश करेंगे। ऑफ द एप्रीहेंडिंग द चाइल्ड एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, जो टाइम जो जर्नी का जो टाइम है ना उसको उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे फ्रॉम द प्लेस वेयर द सच चाइल्ड वॉज एप्रीहेंडेड, ठीक है। तो देखो पहले नॉर्मल जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं हमारे, वो उसको एप्रीहेंड करते हैं, फिर वो उसको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, किसके पास भेज देंगे, जो भी हमारे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस और यूनिट्स हैं या फिर जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास प्रोड्यूस कर देंगे, भेज देंगे। और वो दोनों क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उस बच्चे को विद इन द 24 आवर्स, और 24 आवर्स में से जो भी जर्नी का टाइम होगा ना उसको एक्सक्लूड करके 24 आवर्स के विद इन द 24 आवर्स में क्या करेंगे, उसको बच्चे को बोर्ड के सामने पेश कर देंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन नो केस अ चाइल्ड इज अलिज्ड इज चाइल्ड अलिज्ड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी प्लेस्ड इन द पुलिस लॉकअप और लॉज्ड इन द जेल, ठीक है। उसको पुलिस और लॉकअप में या जेल में उसको नहीं भेजा जाएगा। कोई भी बच्चा है जिसको कन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसको क्या नहीं किया जाएगा, पुलिस लॉकअप या जेल के अंदर नहीं भेजा जाएगा। सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट मेक शेल मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है, कुछ रूल्स बना सकते हैं जो कि इस एक्ट के कंसिस्टेंस में हो, उसको सपोर्ट करते हो आगे, ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रखा है, किस रिगार्डिंग रूल्स बनाएंगी वो, टू प्रोवाइड फॉर पर्सनल पर्सन थ्रू होम एनी चाइल्ड अलेज्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ मे बी प्रोड्यूस बिफोर द बोर्ड इंक्लूडिंग द रजिस्टर वॉलेंटरली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी पर्सन है ना जिसने उस बच्चे को प्रोड्यूस किया है बोर्ड के सामने, उस वो किस तरीके से काम करेगा, कौन से मैनर के अंदर वो प्रोड्यूस करेगा उस बच्चे को, वो सारे रूल्स बनाएंगी वो। एंड टू प्रोवाइड फॉर द मैनर इन विच द चाइल्ड अलेज्ड इन टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ मे बी सेंड टू द एन ऑब्जर्वेशन होम प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस में भी। अगर उसको ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में अगर भेजना है तो वो किस मैनर के अंदर भेजा जाएगा उस बच्चे को। तो ये सारे जो भी रूल्स वगैरह जो होंगे ना इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाएगी, रूल्स वगैरह बनाएगी, किस तरीके से जो पर्सन है जो इसने जिसके द्वारा उसको भेजा जा रहा है, बच्चे को प्रोड्यूस किया जा रहा है बोर्ड के सामने, या फिर जो भी बच्चा जो भी किस मैनर के अंदर उस बच्चे को जो है ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी के अंदर भेजा जा रहा है, ये सारे रूल्स कौन बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। देखो सेक्शन 11 क्या बोलता है, रोल ऑफ अ पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्लेस्ड। मतलब उस पर्सन के रोल के बारे में बात कर रहे हैं जिसके इंचार्ज में कौन है, वो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जो उसका चार्ज ओवर किए हुए है, उस पर्सन के बारे में बात करते हैं इसमें। देखो एनी पर्सन इन हुज charge a child in conflict with law is placed shall, while the order is in force, have responsibility of the said child as if the said person was the child's parent
एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड्स मेंटेनेंस। ठीक है, देखो बोर्ड ने क्या किया है, किसी भी जैसे फिट पर्सन होता है ना, उसी तरीके से किसी पर्सन को क्या दे दिया है, उस बच्चे का चार्ज दे दिया है कि आप इसको अपने पास रखिए, जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक आप इसको अपने पास रखिए। ठीक है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है उस चाइल्ड की, इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जैसे कि वो उस बच्चे का क्या पेरेंट या गार्जियन है। ठीक है, एंड वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस बच्चे के जो भी मेंटेनेंस वगैरह होगा ना, जो और उस टाइम के लिए जो भी मेंटेनेंस होगा, उसके जो भी उसको नीड होंगी, बेसिक जो नीड्स होती हैं, उनके लिए वो क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा वो पर्सन। Provided that the child shall continue in the such person's charge for the period stated by the board। अब जितने टाइम के लिए बोर्ड ने उसको बोला, उतने टाइम के लिए वो पर्सन क्या रहेगा, उसके जो बच्चा है उसके पर्सन के चार्ज में रहेगा। नॉट विद स्टैंडिंग दैट द सैड चाइल्ड इज क्लेम्ड बाय द पेरेंट्स और एनी अदर पर्सन। अब भले ही उसके माता पिता के द्वारा या किसी अदर पर्सन जो भी गार्जियन होंगे, लीगल गार्जियन वगैरह अपॉइंट किए गए होंगे, उनके द्वारा अगर उसको क्लेम किया जा रहा है कि नहीं हमारे बच्चे को हमारे पास ही छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। बोर्ड ने जितने टाइम के लिए उस पर्सन को उसको उसका चार्ज दिया है, वो तब तक उसके बच्चे उस पर्सन के पास ही रहेगा वो बच्चा। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन द एक्सेप्ट except when the board is opinion that the parent or any other person are fit to exercise the charge over such child। ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट को बोर्ड को लगता है कि नहीं, जो पेरेंट है या जो भी अदर पर्सन है जो क्लेम कर रहा है, अगर वो फिट है उस बच्चे के लिए, उसका चार्ज लेने के लिए उस बच्चे का, तो उसके पास छोड़ देंगे, पेरेंट और अदर पर्सन के पास। नहीं तो बोर्ड जो है, जिस पर्सन को बोर्ड ने ऑथराइज किया, अपॉइंट किया है, उसी पर्सन के पास उसका चार्ज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 12। इसमें क्या बोल रखा है, बेल के बारे में। बेल टू अ पर्सन हु इज अपैरेंटली अ चाइल्ड अलेज्ड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, बेल के बारे में दे रखा है कि जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उसको बेल किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। तो when a person who is apparently a child and is alleged to have committed a bailable or non-bailable offense, चाहे उसने कोई सा भी ऑफेंस किया हो, चाहे वो बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो, is apprehended or detained by a police officer or appear और ब्रॉड बिफोर अ बोर्ड। या तो उसको डिटेन किया गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा, अपीयर किया उसको, या फिर ब्रॉड लाया गया उसको बोर्ड के सामने। ऐसे पर्सन, ऐसा बच्चा है जो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है, जो जिसने कोई बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है और जिसको डिटेन किया किसी पुलिस ऑफिसर ने, या उसको अपीयर या ब्रॉड बिफोर द बोर्ड उसके लाया गया है, तो सच पर्सन शेल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सीआरपीसी, जैसे कि बीएनएसएस ऑफ 19 सॉरी बी एन सीआरपीसी 1973 या बीएनएसएस 2023 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ठीक है, किसी भी सीआरपीसी के अंदर या फिर जो अदर लॉज है उनके अंदर क्या लिखा गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। वी रिलीज्ड, तो सच पर्सन, यहां से पढ़ेंगे इसको, सच पर्सन शेल बी रिलीज्ड, उसको रिलीज कर दिया जाएगा ऑन द बेल विद एंड विदाउट श्योरिटी, विद और विदाउट श्योरिटी उस बच्चे को क्या कर दिया जाएगा, उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा। और प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर और अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन। ठीक है, या उसको प्लेस कर दिया जाएगा सुपरविजन में, किसके में, प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में उसको कर दिया जाएगा, या फिर क्या कर दिया जाएगा, किसी जो फिट पर्सन है ना, उसके टेक केयर में उसको छोड़ दिया जाएगा। 12 के सबसेक्शन 1 में बोल रखा है कि कोई भी बच्चा है जिसने एक ऐसा ऑफेंस किया है, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, जिसको डिटेन्ड किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या अपीयर है ब्रॉड लाया गया बिफोर द बोर्ड के सामने, उसको ब्रॉड किया गया है या अपीयर किया गया है, तो जो पर्सन है ना, उसको रिलीज कर दिया जाएगा ऑन द बेल विद और विदाउट श्योरिटी, या फिर उसको जो प्रोविशन ऑफिसर है उनके सुपरविजन में छोड़ दिया जाएगा, या जो भी फिट पर्सन है उनकी केयर में उसको रख दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे सेक्शन 12 का सबसेक्शन बोल बोल बी का जो 12 सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 कहता है। Provided that such person shall not be released if there appear reasonable ground for believing that the release is likely to bring that person into the association with any non-criminal or expose the said person to the moral, physical, and psychological danger, or the person's release would defeat the ends of justice। ठीक है, तीन चीजें अगर उसको लगती है बोर्ड को कि ये कि जिस भी पर्सन को अगर हम रिलीज कर रहे हैं, जिसको बेल दे रहे हैं सबसेक्शन 1 के अंदर, अगर उसको रिलीज कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ में, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, एंड वो क्या हो जाएगा, सेट पर्सन मोरल, फिजिकली या साइकोलॉजिकली क्या हो जाएगा, डेंजर में पड़ जाएगा किसी में, या फिर क्या हो जाएगा, पर्सन वुड डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस, कि अगर हम उसको छोड़ देंगे, उसको रिलीज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिफीट करेगा एंड ऑफ जस्टिस को। तो बोर्ड शेल रिकॉर्ड करेगी अपने रीजंस को, शेल रिकॉर्ड्स
reasons for denying the bail and the circumstances that led to such a decision, जो भी उस डिसीजन के रिगार्डिंग जो भी सर्कमस्टांसेस जो भी एग्जिस्ट करेंगे उन सब के रिगार्डिंग क्या करेगी, वो रिकॉर्ड्स जो भी होंगे उनको रीजंस को रिकॉर्ड करेगी कि क्यों वो उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं। देन सबसेक्शन सेकंड क्या बात करता है, व्हेन सच पर्सन हैव बीन हैविंग बीन अप्रीहेंडेड इज नॉट रिलीज्ड ऑन द बेल अंडर सबसेक्शन 1 बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस ऑफिस बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। किसके द्वारा उसको रिलीज नहीं किया गया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा। देखो व्हेन सच पर्सन इज एप्रीहेंडेड हैज बीन एप्रीहेंडेड, जब उसको पकड़ा गया था, इज नॉट रिलीज नहीं किया गया उसको बेल पर अंडर द सबसेक्शन 1 के अंदर, किसके द्वारा, बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो सच ऑफिसर क्या करेंगे, शेल कॉज द पर्सन टू बी केप्ट ओनली इन द ऑब्जर्वेशन होम प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस में बी इन सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंटिल द पर्सन कैन बी ब्रॉट बिफोर द बोर्ड। जब तक उसको बोर्ड के सामने पेश नहीं किया जाए तब तक के लिए उसको क्या करेंगे, वो ऑफिसर इंचार्ज जिन्होंने उसको रिलीज नहीं किया है वो उसको ऑब्जर्वेशन होम प्लेस ऑफ सेफ्टी या फिर जो भी एज द केस में भी उसमें क्या रख उसको वहां पे रखेंगे उसको। ठीक है। व्हेन थर्ड सबसेक्शन क्या बोल रखा है, व्हेन द सच पर्सन इज नॉट रिलीज्ड ऑन द बेल अंडर सबसेक्शन 1। अब इसमें एप्रीहेंड की बात कर रखा है, जिसको अभी पकड़ के लेके आए हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है। इसमें बोल रखा है जो सबसेक्शन 1 के अंदर जिसको रिलीज नहीं किया गया, किसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा रिलीज नहीं किया है, वहाँ पुलिस ऑफिसर रिलीज नहीं कर रहे हैं फर्स्ट इंस्टेंस में। यहाँ सेकेंड है कि बोर्ड रिलीज नहीं कर रहा है। इट शेल मेक एन ऑर्डर सेंडिंग हिम, तो वो क्या दे सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं कि उसको भेज दिया जाए कहाँ, ऑब्जर्वेशन होम में, प्लेस ऑफ सेफ्टी में, एज अ केस में, फॉर द सच पीरियड, उतने पीरियड के लिए, द पेंडेंसी द इंक्वायरी रिगार्डिंग द पर्सन एज में स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। ठीक है, जो भी टाइम पीरियड जो स्पेसिफाई किए गए ऑर्डर में, और उतने टाइम के लिए जितना कि उसको इंक्वायरी की जा रही है उसके रिगार्डिंग, तब तक के लिए। ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या बोलते हैं, व्हेन अ पर्सन इज कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज अनेबल टू फुलफिल द कंडीशन द बेल ऑर्डर विद इन द 7 days ऑफ द बेल ऑर्डर। जिस दिन से बेल ऑर्डर आया ना उस दिन से 7 दिन के अंदर अंदर अगर वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता, अनेबल हो जाता है, तो सच चाइल्ड शेल बी प्रोड्यूस बिफोर द बोर्ड फॉर द मॉडिफिकेशन द सच कंडीशंस ऑफ द बेल। तो मॉडिफिकेशन के लिए क्या किया जाएगा, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर द कोर्ट के सामने उसको लाया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 12 हो गया कि बेल पे अगर रिलीज नहीं करते हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। हमने सब्सक्रिप्शन 4 सब हमने देखी है इसको। अब हम देखते हैं 13 के अंदर क्या बोल रखा है, इन्फॉर्मेशन देते हैं इसमें। ठीक है। इसे बोल रखा है इन्फॉर्मेशन टू द पेरेंट गार्जियन और द प्रोविजन ऑफिसर। इन्फॉर्मेशन किसको दे रहे हैं हम, पेरेंट्स को दे रहे हैं, गार्जियंस को दे रहे हैं, प्रोविजन ऑफिसर्स को दे रहे हैं। ठीक है। इसमें बोल रखा है सबसेक्शन 1 बोलता है कि वेयर अ चाइल्ड अलिज्ड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज एप्रीहेंडेड, जब उसको एप्रीहेंड किया गया, उसको पकड़ा गया है, तो द पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट एज अ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन और अ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट टू विच द चाइल्ड इज ब्रॉट, जिसके पास बच्चे को लाया गया है, सेल सून एज पॉसिबल एज आफ्टर आफ्टर एप्रीहेंडिंग द चाइल्ड। जैसे उसने पकड़ लिया, उससे जितना जल्दी हो सके, जैसे जब उसको पकड़ा गया ना, उसके जितना जल्दी हो सके जल्दी क्या करेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे। किसको इन्फॉर्म करेंगे, किसको पहले करेंगे, द पेरेंट्स को एंड द गार्जियंस को, पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ द सच चाइल्ड इफ दे कैन बी फाउंड, अगर वो मिल सकते हैं तो उनको करेंगे, एंड डायरेक्ट देम टू बी प्रेजेंट एट द बोर्ड बिफोर विच द चाइल्ड इज प्रोड्यूस। जिस बोर्ड के सामने बच्चे को पेश किया जा रहा है उसके सामने वो उनको डायरेक्ट करेंगे कि आप भी उनके सामने क्या हो जाइए, प्रेजेंट हो जाइए। ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है इसमें, द प्रोविशन ऑफिसर, और किसको इन्फॉर्मेशन देंगे हम, प्रोविशन ऑफिसर को देंगे। और इफ नो प्रोविशन ऑफिसर इज अवेलेबल तो किसको देंगे, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को देंगे। फॉर द प्रिपरेशन, किस लिए दे रहे हैं उसके लिए, वहां तो बच्चों के जो माता पिता हैं, जो भी गार्जियन है, उनके लिए दे रहे हैं कि आप प्रेजेंट हो जाइए बच्चे के साथ में। ठीक है। लेकिन यहाँ हम प्रोविशन ऑफिसर को, या फिर अगर प्रोविशन ऑफिसर नहीं तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को दे रहे हैं, किस लिए, फॉर द प्रिपरेशन एंड सबमिशन, सबमिशन विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर, टू द बोर्ड के लिए क्या सबमिट करना है उनको, अ सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देनी है कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन antecedents and the family backgrounds of the child and other material circumstances likely to be assistant to the board for making the inquiry। प्रोविशन ऑफिसर को या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है कि जिससे कि वो क्या करें, 2 हफ्तों के अंदर अंदर क्या कर सके, एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कर सके और वो सबमिट कर सके बोर्ड के सामने। अब वो रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग होगी, जो भी बच्चा है, जो भी चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, उसकी एंटीसीडेंट्स हैं, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है उस बच्चे का, या जो भी अदर मटेरियल सर्कमस्टांसेस होंगी, जिससे कि वो जो बोर्ड है उसको इंक्वायरी में हेल्प करेंगे, वो असिस्ट कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, वो उनको ऑफिसर्स को
इन्फॉर्म करेंगे कि इस तरीके से बच्चा आया है ये, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आई है। सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है कि वेयर अ चाइल्ड इज रिलीज ऑन अ बेल, जब उसको रिलीज कर दिया जाए बेल पे, तो प्रोबेशन ऑफिसर एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय द बोर्ड। तो जब उसको अगर रिलीज कर दिया जाएगा ना बेल पर, तो इन्फॉर्म किसको किया जाएगा? प्रोबेशन ऑफिसर को, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। किसके द्वारा? बोर्ड इनको इन्फॉर्मेशन देगी कि हमने उस बच्चे को छोड़ दिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इंक्वायरी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट इंक्वायरी होती है इसमें कि किस तरीके से बोर्ड इंक्वायरी करता है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, इंक्वायरी बाय द बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। सेक्शन 14 क्या बोल रखा है, इसमें सेक्शन फर्स्ट बोलता है, इंक्वायरी के बारे में बात करता है। सेक्शन फर्स्ट बोलता है कि वेयर अ चाइल्ड अलेज टू इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्रोड्यूस बिफोर द बोर्ड। जो भी चाइल्ड है उसको कन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसको प्रोड्यूस किया गया बोर्ड के सामने, तो बोर्ड शैल होल्ड एन इंक्वायरी। बोर्ड इंक्वायरी करता है एक इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इसकी जो एक्ट है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करेगा। एंड मे पास सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सच टू सच चाइल्ड एज डीम फिट अंडर सेक्शन 17 एंड 18। और जो भी ऑर्डर उसको सही लगता है सेक्शन 18 एंड 17 के अंदर, वो ऑर्डर उसको पास करेगा जो भी फिट होगा। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है सबसेक्शन, द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शेल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ फोर्थ मंथ। जो इंक्वायरी है ना, कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए? 4 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। जिस दिन पहली बार बच्चे को प्रोड्यूस किया गया था बोर्ड के सामने, उस दिन से 4 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी की होनी चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। अनलेस द पीरियड इज एक्सटेंडेड, अगर कोई पीरियड फिर भी कोई ऐसी कंडीशन आती है कि पीरियड एक्सटेंड करना पड़ता है, तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 मोर मंथ्स हो सकते हैं। 4 महीने के अलावा 2 महीने और हो सकते हैं, अगर कोई ऐसी अदरवाइज कंडीशन आ जाती है बाय द बोर्ड हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस केस। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस, इसके लिए भी रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग के अंदर कि क्यों एक्सटेंशन कर रहे हैं टाइम पीरियड का। तो देखो टोटल मिला के 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन अगर जो जनरल टाइम देखा जाए तो वो 4 महीने का है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं तो उसमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो हमसे 2 महीने तक ही क्या कर सकता है बोर्ड, उस टाइम पीरियड को एक्सीड कर सकता है इंक्वायरी करने के लिए। थर्ड बोलता है preliminary assessment in the case of the heinous offences under section 15 shall be disposed of by the board within the period of 3 months। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि प्रिलिमिनरी जो असेसमेंट कर रहे हैं ना, प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी असेसमेंट किसमें किया जाता है? हमारे जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं उसके अंदर जब हम प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते हैं अंदर सेक्शन 15 के अंदर, तो वो कब कितने टाइम में डिस्पोज हो जाना चाहिए? विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। जिस दिन बच्चे को पहली बार प्रोड्यूस किया गया बोर्ड के सामने, उस दिन से 3 महीने के अंदर उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट हो जाना चाहिए रिगार्डिंग द हीनियस ऑफेंसेस। फोर्थ बोलता है इफ द इंक्वायरी बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन सेकंड फॉर द पेटी ऑफेंसेस रिमेन इनकंक्लूसिव इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड, द प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड। देखो इसमें फोर्थ में क्या बोल रखा है कि अगर जो भी इंक्वायरी चल रही है ना, बोर्ड की जो भी इंक्वायरी चल रही है सबसेक्शन 2 के अंदर जहाँ इंक्वायरी चल रही है, और जिसमें टाइम दे रखा है कि 4 महीने तक कर सकते हैं और उसको एक्सटेंडेड 2 महीने तक कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई केस जो पेटी ऑफेंसेस के रिगार्डिंग है और उसमें टाइम पीरियड 4 महीने की इंक्वायरी नहीं हुई थी, फिर उसमें एक्सटेंड कर दिया 2 महीने भी। अगर वो टाइम पीरियड भी खत्म हो गया है ना, और तभी भी इंक्वायरी इनकंक्लूसिव है, कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है इंक्वायरी, तो वो प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, प्रोवाइजो क्या बोल रखा है दैट फॉर द सीरियस एंड हीनियस केसेस के अंदर, ये तो पेटी ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। प्रोवाइजो बोलता है सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस की। इन द केस द बोर्ड रिक्वायर further extension the time for the completion of the inquiry, the same shall be granted by the चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये किसके द्वारा ग्रांट किया जाएगा? जो एक्सटेंडेड टाइम है ना, 2 महीने के अलावा भी अगर एक्सटेंडेड टाइम चाहिए तो वो हमारे कौन प्रोवाइड कराएंगे? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रोवाइड कराएंगे इन द सीरियस और हीनियस केसेस के अंदर। और एज द केस में भी चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो भी रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में कि क्यों वो एक्सटेंडेड टाइम दे रहे हैं, क्या उसके रीजंस है। ठीक है, सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि द बोर्ड शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू एंश्योर द फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी। स्पीडी हो एंड फेयर इंक्वायरी हो, इसीलिए बोर्ड क्या ले सकता है? ये फॉलोइंग स्टेप्स ले सकता है। ठीक है, इसमें 4-5 स्टेप्स बता रखे हैं। ठीक है, देखो पहला क्या बोल रखा है, फर्स्ट बोल रहा है इसमें एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द इंक्वायरी, जब इनिशिएट कर रहे हैं ना इंक्वायरी को, द बोर्ड शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैज नॉट बीन सब्जेक्ट टू एनी इल ट्रीटमेंट, कि उसके साथ में कोई इल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए कि बाय द पुलिस के द्वारा या किसी अदर पर्सन के द्वारा, इंक्लूडिंग लॉयर के द्वारा भी और प्रोबेशन ऑफिसर, एंड मेक द करेक्टिव स्टेप्स इन केस ऑफ द सच इल ट्रीटमेंट। अगर फिर भी कोई इल ट्रीटमेंट होता है तो उसमें नेसेसरी जो भी
करेक्टिव जो स्टेप्स हों वो लिए जाएं, इफेक्टिव जो भी हों। ठीक है, इल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा पुलिस ऑफिसर, अदर पर्सन, लॉयर, प्रोबेशन ऑफिसर्स के द्वारा। ठीक है, इन इन ऑल द केसेस अंडर द एक्ट द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इन द सिंपल मैनर एज पॉसिबल एज, मतलब सिंपल मैनर में प्रोसीडिंग की जाएगी कि बच्चे के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग कर रहे हैं ना भाई, तो बच्चे को अंडरस्टूड तो होनी चाहिए वो सारी चीजें, तो एक सिंपल मैनर में की जाएंगी। एंड केयर शैल बी टेकन टू एंश्योर दैट द चाइल्ड अगेंस्ट whom the proceeding has been initiated instituted इज गिवन चाइल्ड फ्रेंडली एटमोस्फेयर उसको दिया जाए, इंक्वायरी का जो भी चल रही है ना, प्रोसीडिंग चल रही है, उसके टाइम पे उसको चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाए ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग के टाइम पर। ठीक है, सी बोल रहा है एवरी चाइल्ड ब्रॉट बिफोर द बोर्ड शैल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड पार्टिसिपेट इन द इंक्वायरी, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उसकी भी क्या की जाए, सुनवाई की जाए, उसको भी सुना जाए एंड पार्टिसिपेट किया जाए उसका भी इंक्वायरी के टाइम पर। ठीक है, डी बोलता है द केसेस ऑफ द पेटी ऑफेंसेस, पेटी ऑफेंसेस के केसेस में क्या होता है, शेल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द, जो पेटी केसेस होते हैं ना वो डिस्पोज होने जाने चाहिए बाय द बोर्ड के द्वारा थ्रू द समरी प्रोसीडिंग्स, समरी प्रोसीडिंग्स के द्वारा होना चाहिए एज पर द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो कि हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर डील करेंगे हम उसको। ठीक है, जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं ना उनमें कौन सी ट्रायल चलती है, इतना ध्यान रखना है हमको, समरी ट्रायल चलती है उनमें। ठीक है, ये बोलता है इंक्वायरी ऑफ द सीरियस ऑफेंसेस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बोर्ड बाय द फॉलोइंग द प्रोसीजर्स फॉर द ट्रायल इन द समन केसेस अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं ना, इंक्वायरी की जाती है सीरियस ऑफेंसेस की, वो कैसे डिस्पोज ऑफ की जाएगी, बाय द समन के ट्रायल इन द समन केसेस, समन केसेस की जिस तरीके से ट्रायल होती है उस तरीके से, जो सीआरपीसी यानी कि जो बीएनएसएस के अंदर दे रखी है उस तरीके से। अब देखो, अब क्या बोल रखा है, इंक्वायरी ऑफ द हीनियस ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस की इंक्वायरी किस तरीके से होगी, तो इसमें दो तरीके बोल रखे हैं कि बिफोर द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, अगर चाइल्ड क्या है बिलो द एज ऑफ 16 ईयर है, अगर 16 साल से कम का बच्चा है, तो एज ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, का जिस दिन कमीशन किया ऑफेंस का उस दिन 16 साल से कम का था, तो शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बोर्ड, जो बोर्ड जिस तरीके से करेगा क्लॉज ई के अंदर उसी तरीके से की जाएगी, मतलब बोर्ड के अंदर, बोर्ड के द्वारा की जाएगी जो क्लॉज ई में दे रखा है, क्लॉज ई में क्या दे रखा है हमारा समन केसेस की तरह। ठीक है, फॉर द चाइल्ड अबव द एज ऑफ 16 ईयर, अगर बच्चा 16 साल से ऊपर का है, तो एज द केस ऑन द एज ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जिस दिन कमीशन हुआ है ऑफेंस का उस दिन अगर बच्चा अबव द एज ऑफ 16 ईयर है, तो उसको डील किया जाएगा विद द मैनर प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 15, जो सेक्शन 15 में जो प्रोसीजर दे रखा है, मैनर दे रखा है उसकी तरह उसको डील करेंगे। तो देखो, इसमें 3 चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। तो पेटी ऑफेंसेस होते हैं तो समरी ट्रायल चलती है, सीरियस होते हैं तो समन केसेस की तरह ट्रायल चलती है, और अगर हीनियस ऑफेंसेस होता है तो उसमें एज का क्राइटेरिया है। अगर 16 साल से कम का बच्चा है, तो जैसे जिस तरीके से सीरियस की चल रही थी उसी तरीके से चलेगी। और अगर 16 साल से ऊपर का बच्चा है, तो जो सेक्शन जो 15 में दे रखा है ना, वो वाला प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। देखो, एक बार मैं इसको बता देती हूँ स्टार्टिंग से, सबसेक्शन 1 इससे। देखो, इसमें क्या बोल रखा है, इसमें इंक्वायरी के बारे में बात कर रहा है, इसमें बोल रखा है सबसेक्शन 1 बोलता है कि इंक्वायरी होल्ड करते हैं और जो ऑर्डर इफेक्टिव होता है उस ऑर्डर को देते हैं एज पर द सेक्शन 17 और 18 के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन सेकंड बोलता है कि जो इंक्वायरी है ना वो 4 महीने के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, जिस दिन से फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ है बच्चे का बोर्ड के सामने उस दिन से 4 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। अगर टाइम को पीरियड को एक्सटेंडेड भी करना है तो 2 महीने कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और इसके रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा बोल रखा है कि अगर प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाता है हाइनियस ऑफेंसेस के अंदर, जो सेक्शन 15 डील करता है, अगर वहाँ हीनियस ऑफेंसेस का प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर रहे हैं, तो जो बोर्ड का जो टाइम पीरियड है ना, वो कितना होना चाहिए, मतलब जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट का टाइम पीरियड है वो 3 महीने का होना चाहिए, फर्स्ट डे ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। फोर्थ बोलता है कि जो इंक्वायरी की जा रही है, अगर वो सीपेटी ऑफेंसेस हैं, उनकी इंक्वायरी की जा रही है और वो अब तक रिमेन इनकंक्लूसिव है, उसका कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया, जबकि उसको 4 महीने भी एक्सटेंड हो गए, उसको कंप्लीट हो गए, और जो एक्सटेंडेड पीरियड था 2 महीने का वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, टर्मिनेटेड हो जाएगी। प्रोवाइजो बोल रखा है इसमें कि अगर जो, तो वो तो पेटी ऑफेंसेस के लिए था कि टाइम एक्सटेंडेड नहीं कर सकते 6 महीने से आगे, लेकिन सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस में क्या बोल रखा है कि अगर बोर्ड को लगता है कि टाइम एक्सटेंडेड होना चाहिए, तो ये जो है कौन ग्रांटेड किया जाएगा, इसके किस कौन ग्रांट करेगा उनके टाइम पीरियड, सीजेएम करेंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एज द केस में भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे, और वो भी रीजन्स को रिकॉर्ड करेंगे। 5 में कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कि फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी कराने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि पहले में क्या बोल रखा है कि इनिशियल जब इंक्वायरी होती है, तो टेक करेक्टिव स्टेप्स लिए जाए उस टाइम पे, कि जिससे बच्चे का क्या इल ट्रीटमेंट नहीं हो बच्चे के साथ में, ना तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ना किसी पर्सन के द्वारा, लॉयर प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा भी नहीं हो। ठीक है, सेकंड में बी में बोल रखा है कि सिंपल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, सिंपल मैनर में कंडक्ट होनी चाहिए, जिससे कि चाइल्ड फ्रेंडली हो, जिससे कि बच्चे को क्या उसमें चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफेयर हो, जिससे बच्चा इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए।
अंडरस्टूड हो पाए। ठीक है? सी में बोल रखा है कि जो भी चाइल्ड है जिसको बोर्ड के सामने लाया जाता है, उसको अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए कि बीइंग हर्ड उसको भी सुना जाए, पार्टिसिपेशन हो उसका इंक्वायरी के अंदर, ठीक है? अब डी और ई और एफ ये बोलते हैं पेटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस में क्या होता है कि जो बोर्ड है ना, वो जो डिस्पोजल करता है मैटर का किस तरीके से करता है, समरी प्रोसीडिंग की तरह करता है, जो हमारा बीएनएसएस 2023 के अंदर दे रखा है। ठीक है? और जो सीरियस ऑफेंसेस की इंक्वायरी की जाती है, जो सीरियस ऑफेंसेस का डिस्पोजल कैसे किया जाता है, समन केसेस की तरह किया जाता है। ठीक है? एंड जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, इसमें दो तरीके से किया जाता है। अगर बच्चा 16 साल से नीचे का है, तो उसमें जो बोर्ड ने दे रखा है, ई के अंदर जो दे रखा है, मतलब जो समन केसेस के द्वारा होते हैं, समन ट्रायल जो होती है उस तरीके से होता है। और अगर बच्चा 16 साल से ऊपर का है, तो जो 15 के अंदर जो प्रोसीडिंग दे रखा है, जो मैनर दे रखा है, उस तरीके से होगा। मतलब उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा 14 जो भी 14 सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से जो हीनियस ऑफेंसेस करते हैं बच्चे, जो 16 साल से ऊपर के होते हैं उनके लिए प्रिलिमिनरी असेसमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है? तो सेक्शन 15 बात करता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू द हीनियस ऑफेंसेस बाय द बोर्ड। ठीक है? देखो इसमें बात करता है पहला सबसेक्शन कि इन द केस ऑफ द हीनियस ऑफेंसेस alleged टू हैव बीन कमिटेड बाय अ चाइल्ड, कि कोई भी हीनियस ऑफेंसेस किसने कमिट किया है, चाइल्ड ने किया है, हु हैज कंप्लीट और अबव द एज ऑफ एज 16 ईयर, कि वो क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है और अबव है एज द एज 16 ईयर। द बोर्ड शैल कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट विद रिगार्ड टू हिज मेंटल फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट सच ऑफेंस। ठीक है? उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते हैं उसकी मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी को चेक करने के लिए कि ऑफेंस जब कमिट किया था तो उसकी मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी क्या थी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, और क्या उसकी एबिलिटी थी जब वो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे ऑफेंसेस की, क्या वो एबल था उनको अंडरस्टैंड करने में कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, इन विच allegedly committed the offense, and pass an order in accordance with the provisions of the subsection 3 ऑफ सेक्शन 18। सेक्शन 18 के जो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो ऑर्डर पास करेगा। देखो, जब प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर रहा है ना, तो वो कैसे क्या करेगा, वो किसके रिगार्डिंग करेगा, मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट सच ऑफेंस, कि उसने जब ऑफेंस कमिट किया तो उसकी मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी क्या थी उसकी, एंड एबिलिटी चेक करेंगे उसकी कि वो अंडरस्टैंड कि उसकी वो एबल था अंडरस्टैंड करने में कि इस जो मैं ऑफेंस कमिट कर रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, उसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे, इसको समझने के लिए वो एबल था कि नहीं था, इस रिगार्डिंग क्या करते हैं, हम असेसमेंट करते हैं। और जो भी फिर ऑर्डर उनको लगता है एज पर द सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग वो पास कर देंगे। Provided that for the such an assessment, the board may take the assistance of the experienced psychologist and the psychosocial workers एंड अदर एक्सपर्ट्स। ठीक है? अगर उनको लगता है असेसमेंट के टाइम पे, तो वो क्या ले सकते हैं, जो एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या साइको सोशल वर्कर्स होते हैं उनकी, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं इसको असिस्ट करने के लिए। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज क्लेरिफाइड दैट द प्रिलिमिनरी असेसमेंट इज नॉट अ ट्रायल। प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या नहीं होता है, ट्रायल नहीं होती है, नॉट अ ट्रायल। For the purpose of this section, it is clarified that preliminary assessment is a not a trial, but it is a access the capacity of such a child to commit and under the understand the consequence of alleged offense। मतलब ये एक तरीके से असेसमेंट है उसका कि उसकी कैपेसिटी क्या थी उस बच्चे की, जब वो ऑफेंस कमिट किया है जो उसकी कैपेसिटी क्या थी, एंड क्या वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है जो भी ऑफेंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या उनको अंडरस्टैंड कर पा रहा है वो, ये जांच करने के लिए प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है। ये ट्रायल का पार्ट नहीं होता, ना ही ट्रायल होता है ये। ठीक है? इसमें क्या बोल रखा है, सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है, where the board is satisfied on the preliminary assessment that the matter should be disposed of by the board। अगर बोर्ड सेटिस्फाइड हो जाता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद में, दैट द मैटर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय बोर्ड, के जो बोर्ड के द्वारा ही डिसीजन किया जाएगा इसका, देन द बोर्ड शैल फॉलो करता है प्रोसीजर को एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ट्रायल इन द समन केसेस, जो समन केसेस की तरीके जो ट्रायल दे रखी है उस तरीके से फॉलो करता है उसको। ठीक है? प्रोवाइडेड दैट जो बीएनएस या सीआरपीसी के अंदर जो दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड टू डिस्पोज द मैटर शैल बी अपीलेबल अंडर सबसेक्शन 2 सेक्शन 101, provided that the order of the board to be disposed of the matter shall be, जो मतलब जो भी बोर्ड के द्वारा जो डिस्पोज किया जाएगा ना मैटर, जो भी ऑर्डर दिया जाएगा वो कैसा होगा, अपीलेबल होगा। उसकी अपील हम कहाँ कर सकते हैं, सेक्शन 101 के सबसेक्शन सेकंड के अंदर कर सकते हैं उसकी अपील।
ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 14। सेक्शन 14 के सबसेक्शन 3 के अंदर बोल रखा था कि कितने टाइम पे पीरियड पे असेसमेंट हो जाना चाहिए, 3 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इसमें हमने यही डील किया कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है, किन बच्चों का प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाता है और क्या चेक करते हैं उनकी मेंटल फिजिकल कैपेसिटी को। ठीक है। एंड जो एबिलिटी होती है अंडरस्टैंड करने में कॉन्सिक्वेंसेस को उनको देखते हैं और जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर होता है एज पर द सेक्शन 18 के सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग वो पास करते हैं। अब इसमें ये बोल रखा है कि बोर्ड को अगर जरूरत पड़ती है तो वो एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट या साइको सोशल वर्कर्स या अदर एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। और जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है ये ट्रायल का पार्ट नहीं होता है, ट्रायल नहीं होती है। ठीक है। एंड अगर बोर्ड सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो भी प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद में कि जो मैटर है ना ये बोर्ड के द्वारा ही डिस्पोज होगा, तो वो समन ट्रायल की तरह उसको कर लेंगे। अपीलेबल होगा ये ऑर्डर। ठीक है। और जो भी टाइम पीरियड कितना दे रखा है हमारा उसमें दे रखा है सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग दे रखा है, वो टाइम पीरियड होगा कितना होगा, 3 मंथ्स का। ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 16 के ऊपर। इसमें क्या बोल रखा है, रिव्यू ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी। अगर पेंडिंग है इंक्वायरी तो उसमें किस तरीके से रिव्यू किया जाएगा उसका, ये है। रिव्यू कौन करेगा, किस तरीके से करेंगे। तो सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल रिव्यू द पेंडेंसी ऑफ द केसेस ऑफ द बोर्ड once in every 3 months and shall direct the board to increase the frequency of its sitting or may recommend the constitution of additional board। देखो इसमें कौन है, अथॉरिटी कौन है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है। ये क्या करेंगे, शैल रिव्यू करेंगे। रिव्यू कौन करेगा, हमारे सीजेएम साहब या सीएमएम साहब करेंगे, हमारे रिव्यू करेंगे द पेंडेंसी द केसेस द बोर्ड, जो बोर्ड के सामने जो केसेस पेंडिंग है उनकी वंस वंस इन एवरी 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार वो जरूर रिव्यू करेंगे इस चीज को। एंड शल डायरेक्ट करेंगे बोर्ड को कि वो इंक्रीज करे, क्या चीज इंक्रीज करे, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स सिटिंग, कि वो जो भी उनकी जो सिटिंग है ना उसको क्या करे, वो इंक्रीज करे। और मे रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडिशनल बोर्ड, और उनको अगर जरूरत पड़े रिकमेंड कर सकते हैं उनके लिए कि आपको अगर जरूरत पड़ रही है तो आप जो है और भी एडिशनल बोर्ड्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उनको स्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है, द नंबर ऑफ द केसेस पेंडिंग बिफोर द बोर्ड ड्यूरिंग of the such pendency, the nature of the pendency and the reasons thereof shall be reviewed in every 6th month। यहाँ सिर्फ हम सिटिंग को देख रहे थे कि किस तरीके से वो बैठ रहे हैं या फिर जो भी चीजें हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, द नंबर ऑफ द केसेस पेंडिंग बिफोर द बोर्ड, जो भी कितने नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है। एंड ड्यूरेशन क्या है उन पेंडेंसी के, नेचर क्या है पेंडेंसी का, जो की केस पेंडिंग है उनका ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम से पेंडिंग है, या कुछ और नेचर क्या है उनका, एंड रीजंस क्यों ये पेंडिंग है। तो इस चीज का भी हम क्या कर सकते हैं, शैल भी रिव्यूज किया जा सकता, रिव्यू किया जा सकता है इसको इन एवरी 6 मंथ, हर एक 6 महीने के अंदर अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। अब ये रिव्यू किसके द्वारा किया जाएगा, बाय हाई लेवल कमिटी। एक हाई लेवल की कमिटी होगी। ठीक है। जिसमें कौन होंगे, ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होंगे, उसमें एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होंगे, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना हमारी सालसा, उसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होंगे वो उसके मेंबर होंगे। हु शैल बी द चेयरपर्सन, उस कमेटी के जो हाई लेवल कमेटी है उसके चेयरपर्सन कौन रहेंगे, हमारे जो सालसा के जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है वो हाई लेवल कमेटी के चेयरपर्सन रहेंगे। द होम सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इन द स्टेट, और जो भी होम सेक्रेटरी होंगे वो या फिर वो सेक्रेटरी जो कि रेस्पॉन्सिबल है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में किसी स्टेट के अंदर। एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वॉलेंटरली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ वगैरह से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो टू बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि नंबर ऑफ केसेस कितने पेंडिंग है, उनका ड्यूरेशन कितना हो चुका है, नेचर क्या है उन केसेस का जो पेंडिंग है, और रीजंस क्या है। ठीक है। इन सब चीजों का पेंडिंग हुए हैं। तो इस चीज का रिवीजन कौन करेगा, इसका रिव्यू कौन करेगा, हर एक 6 महीने के अंदर होगा। कौन करेगा, हाई लेवल जो कमेटी है ना वो करेगी। अब हाई लेवल कमेटी में मेंबर कौन होते हैं, एक तो चेयरपर्सन होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, एक सेक्रेटरी होते हैं हर एक स्टेट के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इन द स्टेट के अंदर। एंड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फ्रॉम अ वॉलेंटरली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एनजीओ वगैरह, उनसे, जिनको नॉमिनेट कौन करते हैं, चेयरपर्सन के द्वारा। अब जो चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो चेयरपर्सन कौन होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं किसके, सालसा अथॉरिटी के। जो सालसा है उसके क्या होते हैं, चेयर एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन होते हैं वो इस कमेटी के अंदर क्या हो जाएंगे, चेयरपर्सन कहलाएंगे। ठीक है। सबसेक्शन थर्ड क्या बोलता है, द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सच पेंडेंसी शैल ऑल्सो बी फर्निश्ड बाय द बोर्ड, जो इन्फॉर्मेशन है इस पेंडेंसी के रिगार्डिंग वो किसके द्वारा फर्निश की जाएगी, बोर्ड के द्वारा। किसको, टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को और द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब को, एंड किसको, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको भी करेंगे ये ऑन क्वार्टरली बेसिस इन सच फॉर्म एज में भी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट। क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे किस फॉर्म में, जो भी प्रेस्क्राइब कर रखी स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है। इन्फॉर्मेशन कौन देगा इस पेंडेंसी के रिगार्डिंग? बोर्ड देगा। किसको देगा? तीन अथॉरिटीज को दे सकते हैं, या तो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या सीएजे जो हमारे सीएमएम जो है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उनको, और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द बोर्ड एंड द कम्युनिटी। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको लगता है तो वो सारी जो भी बेस्ट इंटरेस्ट लगता है चाइल्ड का, तो वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं स्टेट होल्ड इंक्लूडिंग बोर्ड्स एंड कमिटी से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं 17 और 18 के ऊपर, जो हम बोर्ड उसमें उसमें देखा था हमने कि ऑर्डर एप्रोप्रिएट ऑर्डर एज पर द सेक्शन 17 और 18 जो 14 में देख रहे थे हम। ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, ऑर्डर रिगार्डिंग चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। अगर कोई बच्चा जो है कन्फ्लिक्ट विद लॉ नहीं पाया गया है, तो उसके रिगार्डिंग ऑर्डर किस तरीके से पास किया जाएगा, ये हमारा 17 बात करता है। वेयर अ बोर्ड इज सेटिस्फाइड, अगर बोर्ड सेटिस्फाइड हो जाती है, जब 14 में इंक्वायरी कंप्लीट की उसने और वो सेटिस्फाइड हो गई इंक्वायरी से दैट द चाइल्ड ब्रॉट बिफोर इट हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, कि उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्री contained in any other law for the time being in force, the board shall pass an order to that effect। तो उसके इफेक्ट में जो भी मतलब जो भी इफेक्टिव ऑर्डर होगा वो बोर्ड क्या कर देगा, वो ऑर्डर पास कर देंगे। देखो अगर इसमें क्या बोल रखा है, अगर बोर्ड सेटिस्फाइड हो जाती है इंक्वायरी करने के लिए, इंक्वायरी क्या कर रहा है सेक्शन 14 के अंदर, जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है और बोर्ड को लगता है कि जो बच्चा उनके पास लाया गया है उसने तो कोई ऑफेंस कमिट ही नहीं किया है, तो भले ही किसी लॉ में क्या लिखा है कुछ भी लिखा हो, द बोर्ड क्या करेगा, जो भी इफेक्टिव अप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा वो पास कर देंगे। In the case it appears to the board that a child referred to in subsection 1 is in need of care and protection, अगर उनको लगता है कि जिस बच्चे को जिसकी इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, और अगर उसको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उसको जरूरत है, तो इट में रेफर द चाइल्ड टू द कमिटी, तो वो रेफर कर देंगे चाइल्ड को किस लिए, कमिटी विद अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, जो भी अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस होंगी उसके हिसाब से क्या कर देंगे, चाइल्ड को कमिटी के लिए रेफर कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाता है कि बच्चा जो है चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ नहीं है, तो क्या चीजें होती हैं। अब 18 बात करता है कि ऑर्डर रिगार्डिंग अगर चाइल्ड फाउंड टू बी इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, अगर बच्चा कंफ्लिक्ट विद लॉ में पाया जाता है तो कौन से ऑर्डर पास किए जाएंगे। देखो 18 क्या बोल रखा है कि व्हेन द बोर्ड इज सेटिस्फाइड, बोर्ड सेटिस्फाइड हो जाता है ऑन द इंक्वायरी दैट अ चाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, उसकी एज से कोई मैटर नहीं है, हैज कमिटेड अ पेटी ऑफेंस, अगर उसने कोई पेटी ऑफेंस किया है, और अ सीरियस ऑफेंस, ठीक है, और अ चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ 16 ईयर, या फिर चाइल्ड क्या है, बिलो द एज ऑफ 16 ईयर है और हैज कमिटेड अ हीनियस ऑफेंसेस, ठीक है, हीनियस ऑफेंसेस कमिट किया है, और अ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 16 ईयर, या फिर क्या है वो अबव है एज ऑफ 16 ईयर और उसने कोई हीनियस ऑफेंसेस कमिट किया है, हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, तो बोर्ड क्या करेगा, शेयर बोर्ड हैज आफ्टर द प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 डिस्पोज ऑफ द मैटर, असेसमेंट करवाया है उसका, मतलब जब बच्चा जो है अबव द एज ऑफ 16 ईयर तभी हम उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। द बोर्ड हैज आफ्टर द प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 डिस्पोज द मैटर को जब डिस्पोज कर रहे हैं, देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्ररी कंटेन इन एनी फॉर टाइमिंग इन फोर्स एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस, किस पे बेस्ड, नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या है, specific needs specific needs for the supervision and intervention circumstances as brought out in the social investigation report and past conduct of the child, सारी चीजों को देख के क्या करेगा बोर्ड में, सारी चीजों को देखने के बाद में बोर्ड क्या करेगा, मे इफ इट सो थिंक फिट, अगर उनको लगता है तो अलाउ द चाइल्ड टू गो होम आफ्टर द एडवाइस और एडमोनिशन बाय फॉलोइंग अप्रोप्रिएट इंक्वायरी एंड काउंसलिंग टू सच चाइल्ड एंड टू हिज पेरेंट्स द गार्जियन, तो उसको एडवाइस देके, एडमोनिशन देके, एडमोनिशन मतलब थोड़ा सा डांट फटकार कर उसको, बाय फॉलोइंग अप्रोप्रिएट इंक्वायरी, जो भी काउंसलिंग हो रही है इंक्वायरी हो रही है उसको फॉलो करके क्या बोल देंगे, उस बच्चे को घर भेजने के लिए बोल देंगे, उसके जो चाइल्ड पेरेंट्स है उनको एडमोनिशन या उनको एडवाइस दे देंगे। ठीक है। डायरेक्ट द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप काउंसलिंग एंड द सिमिलर एक्टिविटीज, या उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे उस बच्चे को कि वो क्या करे, पार्टिसिपेट करे इन द ग्रुप काउंसलिंग में एंड सिमिलर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनके अंदर। सी बोल रहा है ऑर्डर द चाइल्ड टू परफॉर्म कम्युनिटी सर्विसेज, उसको ऑर्डर देंगे कि वो क्या करे, परफॉर्म करे कम्युनिटी सर्विसेज को अंडर द सुपरविजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सुपरविजन में कोई भी चाइल्ड है
ठीक है, तो उसकी क्या करी जाएंगी, कम्युनिटी जो सर्विसेज है वो परफॉर्म की जाएंगी। जैसे कम्युनिटी सर्विसेज किस तरीके से होती है, जैसे अब कम्युनिटी सर्विसेज हमारा एक पनिशमेंट भी है बीएनएस के अंदर, ठीक है, और ए स्पेसिफाइड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड, ठीक है। ऑर्डर द चाइल्ड और द पेरेंट और द गार्जियन फॉर ऑफ अ चाइल्ड टू पे फाइन, और जो फाइन के पे करने के लिए बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इन द केस द चाइल्ड इज वर्किंग as it may ensure that the provisions of any labor law for the time being in force not violated। अगर बच्चा जो किसी वर्किंग में है, कोई काम करता है बच्चा, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि जो लेबर लॉ की जो प्रोविजन है ना, उनका वॉयलेशन नहीं हो रहा हो, ठीक है। ई में बोलता है डायरेक्ट द चाइल्ड टू रिलीज ऑन द प्रोविजन ऑफ द गुड कंडक्ट एंड प्लेस्ड अंडर द केयर ऑफ एनी पेरेंट गार्जियन और फिट पर्सन ऑन द सच पेरेंट्स on such parent guardian fit person executing a bond with or without surety as the board may require for the good behavior and child's well-being for any period not exceeding 3 years, ठीक है। देखो अगर वो क्या करते हैं, बच्चे को रिलीज कर रहे हैं प्रोविजन द गुड कंडक्ट पे, और उसको प्लेस करेंगे किसी पेरेंट गार्जियन या फिर जो भी पर्सन फिट पर्सन होगा उसकी उसको उसकी टेक केयर में दे देंगे उसको, लेकिन ये इंश्योर करेंगे कि उनसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे विद और विदाउट श्योरिटी, कि जिससे कि क्या आ रहा है वो फॉर गुड बिहेवियर करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए, गुड बिहेवियर चाइल्ड वेलबींग रहे, इसलिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे। बॉन्ड का टाइम कितना रहेगा, 3 साल का रहेगा। एफ बोलता है डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी रिलीज ऑन द प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट एंड प्लेस्ड अंडर द केयर एंड सुपरविजन ऑफ एनी फिट फैसिलिटी, किसी फिट फैसिलिटी को फॉर इंश्योरिंग द गुड बिहेवियर चाइल्ड्स वेलबींग फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग। वहां हम पेरेंट गार्डियन और कोई फिट पर्सन है उसके लिए दे रहे हैं। यहाँ अगर कोई बच्चा इस तरीके का है कि उसके पेरेंट वगैरह नहीं है, गार्जियन नहीं, कोई भी नहीं है, तो फिट फैसिलिटी जो भी होंगी उससे उस तरीके से उसको दिए, उसको सुपरविजन में रख दिया जाएगा उसके कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 साल के लिए। यहाँ बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है। जी में बोलते हैं डायरेक्ट द चाइल्ड टू स्पेंड अ स्पेशल होम, कि उसको स्पेशल होम में भेज दिया जाएगा, कुछ कुछ टाइम वहां स्पेंड करे वो फॉर द सच पीरियड, कितने टाइम के लिए, 3 महीने, 3 साल के लिए, एज इट थिंक फिट फॉर द प्रोवाइडिंग रिफॉर्मेटिव सर्विसेज, जिससे कि वो रिफॉर्मेटिव सर्विसेज उसको प्रोवाइड किया जाए, इंक्लूडिंग एजुकेशन दिया जाए उसको, स्किल्स डेवलपमेंट, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन दिया जाए, थेरेपी दी जाए उसको, या फिर साइकेट्रिक्स्ट जो सपोर्ट दिया जाए उसको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द स्टे इन द स्पेशल होम, ठीक है। जब स्पेशल होम में रह रहा है तो उसको इस तरीके से चीजें की जाए जिससे कि उसका एजुकेशन या फिर स्किल डेवलपमेंट हो सके, उसका काउंसलिंग कर सके, जो भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन है उसकी थेरेपी वगैरह जो भी साइकेट्रिक्स जो भी है, जो उसको तरीके से सपोर्ट किया जाए उसको 3 साल के लिए, provided that if the conduct and the behavior of the child has been that it would not be in the child's interest, वो चाइल्ड के इंटरेस्ट में नहीं है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ द other children's housed in the special home the board may send the such child to the place of safety। अगर उसका बिहेवियर इस तरीके का है कि वो चाइल्ड के इंटरेस्ट में नहीं है या अदर बच्चों के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसको स्पेशल होम से कहाँ भेज दिया जाएगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जी तक जो पॉइंट दे रखे हैं ये सारे ऑर्डर पास कर सकते हैं बोर्ड, अगर उनको लगता है नेचर वगैरह को देखकर, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, सुपरविजन या इंटरवेंशन, जो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो कंडक्ट है, पास कंडक्ट है बच्चे का, उस तरीके के अप्रोप्रिएट लगते हैं, तो ये सारे ऑर्डर क्या कर सकते हैं, कोर्ट पास कर सकते हैं बोर्ड के द्वारा, ठीक है। अब इसमें सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है, इफ एन ऑर्डर इज पास्ड अंडर द क्लॉज ए टू जेड जी सॉरी ऑफ सबसेक्शन 1 द बोर्ड में इन एडिशन पास ऑर्डर, अब एडिशन ऑर्डर भी पास कर सकता है बोर्ड को लगता है तो, जो भी ऑर्डर जी तक हमने पढ़े थे इसके रिगार्डिंग एडिशनल पॉइंट है कुछ, ये भी पास कर सकते हैं। जैसे कि अटेंड द स्कूल, कि वो स्कूल को अटेंड करें, अटेंड द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो होते हैं उनको अटेंड करें, अगेन थेरेपेटिक जो सेंटर है उसको अटेंड करें, prohibit the child from visiting frequently or appearing at the specified place, कोई भी specified place है उसपे frequently और appearing होने से, visit करने से उसको prohibit करें, और undergo a de addiction program, अगर उसको कोई वैसी कोई प्रॉब्लम है तो de addiction program के अंदर भी उसको undergo करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे थ्री थ्री क्या बोलता है इसमें, कि where the board after the preliminary assessment under section 15 pass an order that there is a need for the trial of the child as an adult, अगर बोर्ड को लगता है असेसमेंट करने के बाद में कि यहाँ उस बच्चे को जो है एज अडल्ट की तरह उसका ट्रायल करने की जरूरत है, देन द बोर्ड में ऑर्डर दे देगी ट्रांसफर ऑफ द ट्रायल ऑफ द केस टू द चिल्ड्रन कोर्ट, कि जो भी बच्चे का जो केस है ना उसको चिल्ड्रंस कोर्ट के लिए क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए चिल्ड्रंस कोर्ट के लिए, जिसके पास जुरिडिक्शन है ऐसे ऑफेंसेस को ट्रायल करने के लिए,
ठीक है? देखो, जहाँ तक बोर्ड को लगा, उसने ये ए से लेके जी तक के ऑर्डर पास कर दिए और एडिशनल ये सारे ऑर्डर पास कर दिए। लेकिन अगर प्रिलिमिनरी असेसमेंट में उसको लगता है उसकी मेंटल स्टेट, मेंटल, फिजिकली और जो अंडरस्टैंडिंग जो नेचर है उसका, उसको देखते हुए अगर बोर्ड को लगता है कि बच्चे को एज अ अडल्ट की तरह उसको ट्रायल किया जाए उसका, तो बोर्ड तो उसको कर नहीं सकती, तो बोर्ड के जुवेनाइल या चाइल्ड के लिए बनाया गया है, जो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ होते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है, उसको अगर अडल्ट की तरह उसका ट्रायल चलाना है, तो बोर्ड को उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ? चिल्ड्रंस कोर्ट के पास में। जिसमें चिल्ड्रंस कोर्ट के पास में क्या होगा? जुरिडिक्शन होगा। ठीक है? अब 19 इस चीज से डील करता है कि पावर क्या होती है चिल्ड्रंस कोर्ट की। ठीक है? पावर्स दे रखी है चिल्ड्रंस कोर्ट की, पावर्स क्या होती है, तो वो अब हम देखते हैं। देखो, इसमें क्या बोल रखा है 19 के सबसेक्शन 1 में, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी असेसमेंट फ्रॉम द बोर्ड अंडर सेक्शन 15, जब हमने बच्चे को ट्रांसफर कर दिया चिल्ड्रंस कोर्ट के पास में, तो जो भी प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद में जब हमने बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो कोर्ट है ना, चिल्ड्रन कोर्ट जो है, वो क्या करेगा? मे डिसाइड करेगा दैट, डिसाइड क्या करेगा? दैट देयर इज अ नीड फॉर द ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन अडल्ट, कि अगर वहां उनको जरूरत पड़ती है कि उस चाइल्ड को एज अ अडल्ट की तरह ट्रायल किया जाए उसका, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी, and pass appropriate order after the trial subject to the provisions of this section and section 21। ठीक है? कि कोई भी जो एप्रोप्रिएट ऑर्डर हो ट्रायल के बाद में वो पास किया जाए, लेकिन सब्जेक्ट टू द दिस सेक्शन एंड सेक्शन 21 के सब्जेक्ट में रहते हुए, कंसीडरिंग द स्पेशल नीड ऑफ द चाइल्ड, द टीनेट्स ऑफ द फेयर ट्रायल एंड मेंटेन द चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफेयर। तो वो भी जो भी स्पेशल नीड होंगी बच्चे के लिए, जो फेयर ट्रायल जो भी होगा मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करेगा चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, तो ये सारी चीजें वो करेंगे। अगर उनको दूसरे पॉइंट क्या बोलता है? देयर इज अ नो नीड, अगर उनको नीड ही नहीं लगती है कि फॉर द ट्रायल द चाइल्ड एज एन अडल्ट किया जाए, एंड मे कंडक्ट एन इंक्वायरी एज अ बोर्ड, एंड मे कंडक्ट एन इंक्वायरी एज अ बोर्ड एंड पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। अगर उसको लगता है चिल्ड्रंस कोर्ट को कि नहीं, कि जो भी बच्चा है ना, इसको ट्रायल एज अडल्ट की तरह उसको आवश्यकता नहीं है, तो कंडक्ट कर देंगे इंक्वायरी जैसे बोर्ड ने की थी उस तरीके से, और जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा एज पर द सेक्शन 18 उसके रिगार्डिंग क्या कर देंगे? ऑर्डर पास कर देंगे। ठीक है? सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है कि द चिल्ड्रंस कोर्ट शैल एंश्योर करेगा दैट द फाइनल ऑर्डर विद रिगार्ड टू द चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट विद चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ शैल इंक्लूड एन इंडिविजुअल केयर प्लान, कि जो भी फाइनल ऑर्डर होगा ना उसमें एक चाइल्ड इंडिविजुअल केयर प्लान होना चाहिए फॉर द रिहेबिलिटेशन चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग फॉलो अप बाय द प्रोविजन ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और द सोशल वर्कर्स। किस तरीके से वो फॉलो उनके द्वारा फॉलो किया जाएगा, ये सारी चीजें भी उसके अंदर होनी चाहिए। इंडिविजुअल एक केयर प्लान होना चाहिए। ठीक है? देखो, सबसेक्शन 1 क्या बोल रखा था इसका, कि हम चिल्ड्रंस कोर्ट जो डिसाइड करेगा ये सारी चीजें, कि अगर उसको अडल्ट की तरह ट्रायल करना है, तो कोई भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर डिसाइड पास करेगा वो, लेकिन सब्जेक्ट टू द दिस सेक्शन एंड सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। ठीक है? एंड अगर उसको नहीं लगता है, तो जो भी सेक्शन 18 में जो ऑर्डर पास किया गया था वही ऑर्डर पास कर देंगे। सेकंड में बोल रखा है कि जो फाइनल ऑर्डर वो देगा ना, तो पहले ये देखेगा वो कि इसके जो फाइनल ऑर्डर है उसके अंदर एक इंडिविजुअल केयर प्लान होना चाहिए, जिसके उस बच्चे को किस तरीके से रिहेबिलिटेशन करवाना है, या कौन सी चीजें हैं जो प्रोविजन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट सोशल वर्कर को फॉलो अप करनी है। ठीक है? थर्ड क्या बोल रखा है? द चिल्ड्रंस कोर्ट शैल एंश्योर करेंगे दैट द चाइल्ड हु इज फाउंड टू बी इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, जिसको कंफ्लिक्ट विद लॉ में पाया गया है, इज सेंट टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, उसको कहाँ भेज दिया जाए? प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज दिया जाए, टिल ही अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर, जब तक वो अपना 21 ईयर एज अटेंड नहीं करता तब तक उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रख दिया जाए, एंड देयर आफ्टर द पर्सन शैल बी ट्रांसफर टू द जेल, उसके बाद में उसको क्या कर दिया जाए? 21 कंप्लीट होते ही जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। Provided that the reformative services, including the education services, skill development, alternative therapies such as counseling, behavior modification therapies, and the psychiatric supports, shall be provided की जाएंगी उस बच्चे के लिए during the such period, उस बच्चे के लिए during the such period as stay period of his stay in the place of safety, जब तक वो place of safety में है ना, तब तक उसको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। रिफॉर्मेटिव जो सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कि अगर उसका रिफॉर्म हो जाए तो शायद जेल भेजने की उसको जरूरत नहीं पड़े। ठीक है? 4 क्या बोलता है? द चिल्ड्रंस कोर्ट शैल एंश्योर दैट देयर इज अ पीरियोडिकल फॉलो अप रिपोर्ट एवरी ईयर, कि मतलब क्या ये इंश्योर करेगी कि दैट इज पीरियोडिकल फॉलो अप रिपोर्ट होनी चाहिए हर एक साल, बाय द प्रोविजन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या फिर सोशल वर्कर्स के द्वारा, एज रिक्वायर्ड, जिसमें एवेल्यूएट करेंगे टू एवेल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी, जो प्लेस ऑफ सेफ्टी में जो बच्चा रह रहा है ना उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, इसको एवेल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे? एक रिपोर्ट तैयार करेंगे हर एक साल। ठीक है? एंड एंश्योर करेंगे दैट देयर इज नो इल ट्रीटमेंट टू द चाइल्ड इन एनी फॉर्म, कि किसी भी तरीके से उस बच्चे के साथ में इल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा हो, ये चीज भी क्या करेंगे? वो एंश्योर करेंगे।
ठीक है। फिफ्थ बोलता है द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी फॉरवर्ड टू द, जो भी रिपोर्ट तैयार किया ना इन्होंने हर एक साल जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो शैल बी फॉरवर्ड की जाएगी किसके लिए, टू द चाइल्ड, चिल्ड्रंस कोर्ट के लिए की जाएगी, फॉर चिल्ड्रंस कोर्ट के लिए, फॉर द रिकॉर्ड एंड फॉलो अप करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा कि चिल्ड्रंस कोर्ट की पावर्स क्या है, वो किस तरीके से डील करेगा। अगर उसको लगता है कि नीड है उसको डील करने की, तो इस सेक्शन के या 21 के सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं उनको देखेगा। अगर नहीं है तो सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो पास कर देगा। इंडिविजुअल केयर प्लान तैयार करेगा जब भी फाइनल डिस्पोजल देगा, ऑर्डर देगा। ठीक है। 3 बोलता है कि जब बच्चे को लगता है उसे कि कंफ्लिक्ट विद लॉ है तो उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देंगे, जब तक वो अटेंड नहीं कर लेता अपनी एज ऑफ 21 ईयर। जब कर लेगा तो उसको प्ले उसमें भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे जेल के अंदर। इसमें प्रोवाइजो है कि कुछ रिफॉर्मेटरी सर्विसेज उनके उसको प्रोवाइड की जाएंगी जब वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहेगा। ठीक है। फोर्थ बोलता है कि चिल्ड्रन जो है वो इंश्योर करेगा कि एक पीरियोडिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी हर साल, जिससे कि उस बच्चे की जो प्रोग्रेस हो रही है प्लेस ऑफ सेफ्टी के अंदर, तो उसको एवेल्युएट किया जाएगा एंड उसके साथ में कोई इल ट्रीटमेंट नहीं हो, ये इंश्योर किया जाएगा। और जो भी रिपोर्ट बनाई जा रही है सेक्शन 4 के अंदर वो किसको फॉरवर्ड की जाएगी, चिल्ड्रन कोर्ट को फॉरवर्ड की जाएगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 20 के ऊपर। सेक्शन 20 क्या बोलता है, चाइल्ड अटेन एज ऑफ 21 ईयर एंड yet नॉट कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स ऑफ द स्टे इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी। अब वो क्या कर चुका है, अपनी अटेंड कर चुका है, एज ऑफ 21 ईयर को कंप्लीट कर चुका है। अब क्या सिचुएशन रहेगी उसकी। ठीक है। देखो, इसका सबसेक्शन 1 बोलता है कि व्हेन द चाइल्ड इज कन्फ्लिक्ट विद लॉ अटेन द एज ऑफ 20 ईयर, 21 ईयर, जब उसने 21 ईयर अपनी कंप्लीट कर चुकी है एंड इज येट टू कंप्लीट द टर्म्स ऑफ द स्टे, लेकिन अभी जो उसकी टर्म ऑफ स्टे है ना वो कंप्लीट नहीं हुई है, जो भी प्रेस्क्राइब की गई है और ये अभी तक वो नहीं हुई है। तो द चिल्ड्रंस कोर्ट क्या करेगा, शेल प्रोवाइड अ फॉलो अप बाय द प्रोविजन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड एंड सोशल वर्कर्स और बाय इटसेल्फ। ठीक है। रिक्वायर्ड टू एवेल्युएट करेगा, एक फॉलो अप प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड किया जाएगा उनके द्वारा, जिसमें वो क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। इफ सच चाइल्ड हैज अंडरगोन रिफॉर्मेटिव, अगर उसके अंदर रिफॉर्मेटिव चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, एंड इफ द चाइल्ड कैन बी कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, के जाए बच्चा क्या हो सकता है, कंट्रीब्यूटिंग मेंबर हो सकता है सोसाइटी में, एक अच्छा मतलब नागरिक कहला सकता है वो। एंड फॉर दिस पर्पस द प्रोग्रेस रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 19 सेक्शन 19, जो भी उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी अच्छा ही है, अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ द रेलिवेंट एक्सपर्ट आर टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन, तो उसको कंसिडरेशन के लिए भेज देंगे। ठीक है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर दे रखा है ये कंप्लीट हो जाता है सबसेक्शन 1 के अंदर, तो चिल्ड्रंस कोर्ट में क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है टू रिलीज द चाइल्ड ऑन द कंडीशन एज डीम फिट, विच इंक्लूड्स अपॉइंटमेंट ऑफ monitoring authority for the remainder of the prescribed term of the stay, and decide that the child shall complete the remainder of his term in the jail। ठीक है। या तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी ये बच्चा है उसको रिलीज कर दिया जाए ऑन द सच कंडीशन जो भी डीम फिट लगती है, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ मॉनिटरिंग अथॉरिटी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रेस्क्राइब टर्म, जो में स्टे उनकी करते हुए। या डिसाइड कर सकते हैं दैट जो चाइल्ड है ना शेल कंप्लीट द रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर है उसका जो जितनी भी पनिशमेंट मिली है उसको क्या किया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा उसको, बच्चे को। या तो उसको बोल देंगे कि आप जो रिलीज हो चुके हो, और जो भी अथॉरिटी है वो क्या कर लेगी, जो भी मेंटेन मेंटेन कर लेगी, जो अथॉरिटी है वो क्या कर लेगी, मेंटेन कर लेगी सारी चीजों को। प्रोवाइडेड दैट ईच स्टेट गवर्नमेंट शेल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ मॉनिटरिंग अथॉरिटी एंड मॉनिटरिंग द प्रोसीजर एज में बी प्रेस्क्राइब। देखो, प्रोवाइजो बोल रखा है कि ईच स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, शेल मेंटेन करेगी लिस्ट, जिसमें क्या होगी, मॉनिटरिंग अथॉरिटी होगी एंड मॉनिटरिंग प्रोसीजर होगा, जिस तरीके से फॉलो किया जाएगा जो भी प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है। तो इसमें क्या बस इसमें क्या बोल रखा है कि अगर उनको लगता है प्रोसीजर से कि बच्चे को रिलीज कर देना चाहिए तो वो रिलीज कर देंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है विच इंक्लूड्स अपॉइंटमेंट ऑफ द मॉनिटरिंग अथॉरिटी करेंगे, जिससे कि क्या करेगा वो टर्म ऑफ जो स्टे है ना, वो जो भी रिमाइंडर है उनको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। एंड या फिर बच्चे को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लिया है जिसने, तो उसको डायरेक्ट किया जाएगा कि आप जो है कंप्लीट कीजिए, जो रिमाइंडर जो भी आपको बच गया है उसको जेल में जाके आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद 21। 21 में क्या बोल रखा है, ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट द चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, वो ऑर्डर जो कभी भी चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ के अगेंस्ट में कभी पास नहीं किया जा सकता। तो नो ऑर्डर इन कंफ्लिक्ट विद, सॉरी, नो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ शैल बी सेंटेंस्ड, इनको सेंटेंस नहीं दी जा सकती, शैल बी सेंटेंस्ड नहीं दी जा सकती, किसकी, टू द डेथ, और किसकी, ऑफ फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट उसको कभी नहीं दी जा सकती है।
विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिलीज, बिना पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज के उसको इस तरीके की डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी। फॉर ईच फॉर एनी ऑफेंसेस आइदर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम, एनी अदर प्रोविजन ऑफ द इंडियन पीनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। ठीक है, बच्चे जो भी चाइल्ड है इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, उसको कोई भी सेंटेंस और डेथ और इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी। मतलब उस जो भी पनिशमेंट उसको दी जा रही है ना, उसमें प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए कि बच्चे को एक टाइम बाद वो रिलीज हो ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। 20 देखो 22 में क्या बोल रखा है, 22 में बोल रखा है कि प्रोसीडिंग अंडर द चैप्टर, प्रोसीडिंग्स जो होती हैं अंडर द चैप्टर 8 ऑफ द सीआरपीसी नॉट टू अप्लाई अगेंस्ट द चाइल्ड, चाइल्ड के अगेंस्ट में वो अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होती हैं। देखो इसमें बोल रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, नो प्रोसीडिंग, नो प्रोसीडिंग shall be instituted and no order shall be passed against any child, किसी भी चाइल्ड के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जो कैसा हो, जो चैप्टर 8 ऑफ कोड के अंदर दे रखा हो। अब कोड का मतलब यहाँ क्या हो गया हमारा, बीएनएस से हो गया, और यहाँ हमारा चैप्टर कौन सा आ जाएगा, बीएनएसएस का, सॉरी बीएनएस नहीं बीएनएसएस, बीएनएसएस 2023 का जो चैप्टर है वो कौन सा है, नाइन। ठीक है, वो इससे डील करता है, नाइन, आई थिंक नाइन ही है, हाँ नाइन ही, चैप्टर 9। ठीक है, जो हमारा अब इस चीज से डील करेगा। कि जो इसमें क्या बोल रखा है कि जो सीआरपीसी का जो चैप्टर 8 है ना, जिसमें सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस मेंटेन करके रखते हैं, गुड बिहेवियर को मेंटेन कर रखते हैं, उसके लिए बॉन्ड भरवाते हैं। ठीक है, वो उसमें 106 से लेके 123 तक के जो प्रोविजंस दे रखे थे, 106 से 123 तक के प्रोविजंस। ठीक है, उसके अंदर जो दे रखी हैं चीजें, अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं होगा अगेंस्ट द चाइल्ड के अगेंस्ट, तो मतलब ये जो चैप्टर है ना ये अप्लाई नहीं होता है इस इन चाइल्ड्स के ऊपर, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के एप्लीकेबल नहीं होता। 23 में क्या बोल रखा है कि नो ज्वाइंट प्रोसीडिंग ऑफ द चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड द पर्सन नॉट अ चाइल्ड, मतलब कोई भी ज्वाइंट प्रोसीडिंग नहीं होगी जो कि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसकी, किसके साथ में, किसी पर्सन के साथ में जो कि चाइल्ड ही नहीं है। तो नॉट विद स्टैंड एनीथिंग कंटेन इन द सेक्शन 223 ऑफ द सीआरपीसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स देयर शैल बी नो ज्वाइंट प्रोसीडिंग, क्या नहीं होगी, कोई भी ज्वाइंट प्रोसीडिंग नहीं होगी, joint proceeding the child alleged to be in conflict with law with a person who is a not a child। ठीक है, ऐसे किसी भी पर्सन के साथ में जो कि चाइल्ड नहीं है, उसके साथ में किसकी प्रोसीडिंग नहीं होगी, किसी चाइल्ड की जो कंफ्लिक्ट विद लॉ है उसकी जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं होगी। इफ द ड्यूरिंग द इंक्वायरी बाय द बोर्ड और द board or by children courts the person alleged in conflict with law is found that he is not a child, the person shall not be tried along with a child। देखो इसमें बोल रखा है कि इफ द ड्यूरिंग द इंक्वायरी, इंक्वायरी के टाइम पे अगर बोर्ड के द्वारा या चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा ये पाया जाता है कि जो पर्सन अलेज्ड टू बी इन चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है, इज फाउंड, ये पाया गया है दैट ही इज नॉट अ चाइल्ड, कि वो चाइल्ड नहीं है, तो सच पर्सन शेल नॉट बी ट्राइड अलोंग विद अ चाइल्ड, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उस बच्चे के साथ में ट्रायल नहीं करेंगे। ठीक है, देन हम चलते हैं 24। 24 क्या बात करता है, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द फाइंडिंग ऑफ एन ऑफेंस, findings of an offense, notwithstanding contain any other law for timing in force, a child who has committed an offense and has been dealt with under the provision of this act shall क्या नहीं करेगा, shall not suffer disqualification, suffer नहीं करेगा, if any attached to the conviction of an offense under such law। कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जैसे होते हैं ना, एग्जाम्स वगैरह में डिस्क्वालीफाई कर देते हैं उस बच्चे को, इस तरीके से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन सफर नहीं करेगा जिस भी बच्चे ने इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करेगा, सफर नहीं करेगा अटैच टू द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस लॉ, प्रोवाइडेड दैट इफ इन द केसेस ऑफ द चाइल्ड हु हैज completed or above the age of 16 year and is found to be conflict with law by the children's court under the clause 1 of the subsection 1 of 19 के अंदर जो पाया गया था। ठीक है, जिसके अगेंस्ट में हमारा प्रोसीडिंग एज अ चाइल्ड की तरह चल रही थी, सॉरी पर्सन की तरह चल रहे हैं, अडल्ट की तरह उसको ट्रायल किया था, तो प्रोविजन एसोसिएशन वन शेल नॉट अप्लाई, तो ये एसोसिएशन प्रोविजन है ना उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब उसको इसमें से एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई वो सफर कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीजों को।
ठीक है। कौन सा वाला बच्चा? जिसने अबव द एज ऑफ 16 ईयर है, एंड जो चिल्ड्रंस कोर्ट के अंदर, जो चिल्ड्रंस कोर्ट जो है, उसने उसको क्या मान पाया है, कंफ्लिक्ट विद लॉ में है वो, कहाँ? क्लॉज 1 सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 1 के आई के अंदर, फर्स्ट के अंदर, सॉरी। ठीक है। देन सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है? द बोर्ड शैल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द कॉलेज और द चिल्ड्रंस कोर्ट टू इट्स ओन रजिस्ट्री, कि वो अपनी रजिस्ट्री जो है उसमें से, दैट द रेलिवेंट रिकॉर्ड ऑफ सच कन्विक्शन शैल बी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ अपील, जो भी अपील का पीरियड है, एज द केस में बी, अपीलेबल रीजनेबल जो पीरियड होगा, या अपील की है तो अपीलेबल ऑर्डर जब खत्म हो जाए, या फिर जो भी रीजनेबल पीरियड है जब वो खत्म हो जाए, उसके बाद में वो क्या कर दें, जो डिस्ट्रॉय कर दें, चाइल्ड के अगेंस्ट में जो भी चीजें हैं उनको, अपनी रजिस्ट्री में जो भी रिकॉर्ड है रेलिवेंट, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, जिससे कि उस बच्चे के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए उन चीजों को लेकर। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ द हीनियस ऑफेंसेस, लेकिन जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, व्हेन द वेयर द चाइल्ड इन इज फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, जो क्लॉज 19 सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 के अंदर क्लॉज आई फर्स्ट के अंदर जो बच्चा है, उसके रिगार्डिंग ऐसी चीजें नहीं होंगी। द रेलिवेंट रिकॉर्ड ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द सच चाइल्ड शैल बी रिटेन, उनको रिटेन करके रखा जाएगा, क्योंकि उसको हम अडल्ट की तरह ड्रील कर रहे हैं ना, तो उसको क्या किया जाएगा, उनको रिटेन किया जाएगा चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा। लेकिन जो इनके अलावा जो बच्चे होते हैं कन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, उनको रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उनको चिल्ड्रन कोर्ट या पुलिस जो है उनको डायरेक्ट किया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 25। 25 क्या बोलता है? स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेंडिंग केसेस, कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, ऑल द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड इज अलिस्ट और फाउंड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ पेंडिंग बिफोर द बोर्ड, कोई भी प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है बोर्ड के सामने, कोर्ट के सामने, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जिस दिन ये एक्ट कमेंस्ड हुआ था उस टाइम पे वो पेंडिंग है, तो शेल भी उनको कंटिन्यू किया जाएगा इन बोर्ड के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, एज इफ एज इफ दिस एक्ट हैज नॉट बीन इनेक्टेड, कि जिस ये एक्ट क्या नहीं हुआ, इनेक्टेड ही नहीं हुआ था, मतलब वो पहले से ही प्रिवेल कर रहा है, इस तरीके से उसको डील किया जाएगा। अब 26 क्या बोल रखा है हमारा, कि प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द रन अवे चाइल्ड एंड कंफ्लिक्ट विद लॉ, अगर जो बच्चा रन अवे हो जाते हैं ना, जो भाग जाते हैं, तो उनके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन दे रखे हैं। तो 26 बोलता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर होते हैं, may take charge of a child in conflict with law who has run away from the special home, जो स्पेशल होम से या ऑब्जर्वेशन होम से या प्लेस ऑफ सेफ्टी से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ सेफ्टी से, और फ्रॉम एनी केयर ऑफ पर्सन, जो कोई भी पर्सन है उसकी केयर कर रहा है, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो उनकी केयर कर रहा है, और वहां से वो क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो ऐसे पर्सन को क्या ले सकता है, पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या ले सकता है, उन बच्चों का चार्ज ले सकता है, उनको पकड़ सकते हैं, चार्ज ले सकते हैं उनको पकड़ने के लिए। सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता था, चाइल्ड रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी प्रोड्यूस किया जाएगा उसको विद इन द 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रेफर प्रेफरेबली बिफोर द बोर्ड के सामने विच पास इन ओरिजिनल, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, अधिकतर हम उसको प्रेफर करेंगे जिस बोर्ड ने ऑर्डर पास किया था उसके रिगार्डिंग, उसको ऑब्जर्वेशन होम वगैरह में रखने के लिए जो ओरिजिनल ऑर्डर पास किया गया था इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट चाइल्ड इफ पॉसिबल, और टू द, और कोई भी अगर नियरेस्ट बोर्ड होंगे तो उनके सामने उस बच्चे को हम पेश कर सकते हैं। ठीक है। हम प्रिफर करेंगे उस बोर्ड को जिसने ओरिजिनल ऑर्डर पास किया है उस बच्चे के रिगार्डिंग, लेकिन अगर पॉसिबल हो नहीं पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी नियरेस्ट बोर्ड होंगे उनके सामने हम उसको पेश कर देंगे विद इन द 24 आवर्स के अंदर अंदर। सबसेक्शन थर्ड क्या बोलता है, द बोर्ड शैल असर्टेन एज सर्टेन द रीजंस फॉर द चाइल्ड हैविंग रन अवे एंड पास appropriate order for the child to be sent back either to the institutions or the person from whose custody the child had run away or any other similar place or the person as the board deem fit। तो बोर्ड क्या करेंगे, असर्टेन करेंगे द रीजंस के, रीजंस क्या है फॉर द चाइल्ड हैविंग रन अवे, कि बच्चा भाग गया है, इसके रीजंस क्या है, उनको देखभाल करेंगे उनकी, एंड पास करेंगे जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा फॉर द चाइल्ड के लिए कि उसको सेंड बैक वापस भेज दिया जाए, या तो उस आइदर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी वो भागा हुआ, या कोई दूसरे तरीके के जो होते हैं उसमें, जो भी बोर्ड को ठीक लगेगा उसमें। Provided that the board may also give the additional directions regarding any special steps that may be deemed necessary, जो भी उनको ठीक लगते हैं for the best interest child के regarding, जो भी उनको additional direction दे सकते हैं, जो भी उनको ठीक लगते हैं, child के favor में लगते हैं, best interest में लगते हैं। No additional, fourth बोलता है no additional proceeding shall be instituted in respect of such child। जो बच्चा स्पेशल ऑब्जर्वेशन होम्स में आ जाते हैं उनके रिगार्डिंग कोई और एडिशनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं किए जाएंगी।
ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा प्री के हिसाब से, जो भी हमने जेजे में कवर करना था वो हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीजें समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इसको यहीं खत्म करते हैं हम, और इसके एमसीक्यूज वगैरह बाद में देखेंगे। जब सारी चीजें एक बार हो जाएंगी ना प्री के हिसाब से, तब हम कर लगाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।